नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आज हूल दिवस है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह, संघर्ष और उनके बलिदान को याद करने का विशेष दिन। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर अमर शहीद सिंधु कान्हू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्यवासियों से कहा कि झारखंड वीरों और शहीदों की धरती है। 1855 में सिंधु कान्हू के नेतृत्व में आदिवासियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने हक, अधिकार और देश की खातिर इन वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। संताल विद्रोह के ऐसे नायकों की शहादत हम सभी को सदैव प्रेरित करेगी। इन अमर शहीदों के आदर्शों के अनुरूप झारखंड को बनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। संताल विद्रोह के अमर शहीदों को सत सत नमन। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद, मुख्यमंत्री के वरीय आप सचिव श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव और श्री विनोद पांडे ने भी वीर शहीद सिंधु कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जो हम मनाते आए हैं उनमें से आज देश के और झारखंड आदिवासियों के प्रतीक सिद्धू कान्हू जी के याद में हम लोग पुनः यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को हम हूल दिवस के नाम से जानते हैं, उसकी पहचान है। और आज के इस दिवस पर झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब लोग हमारे इन वीर सपूतों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हेमसलविल पंचायत के बड़ा सीगडी में पर्यावरण चेतना केंद्र द्वारा हूल क्रांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सिंधु कान्हू चांद भैरव द्वारा किए गए आंदोलन को स्मरण करते हुए जल, जंगल, जमीन और जीविका को बचाने का संकल्प लिया गया। पर्यावरण चेतना केंद्र के अध्यक्ष विद्वेश्वर सरदार ने कहा कि नील की खेती, महाजनी प्रथा, जोतकर आदि के विरोध में संथाल परगना में विरोध का स्वर उठा था। आज हमें भी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ना है और समाज को स्वच्छ बनाना है। हम सब जल, जंगल, जमीन और जीविका को बचा करके जीवित रह सकते हैं, नहीं तो हमारा समूल नाश हो जाएगा। इस मौके पर सिद्धेश्वर सरदार, विभीषण सरदार, सोनाराम सरदार, कार्तिक सरदार आदि उपस्थित रहे। ब्रिटिश का हुकूमत प्रवेश कर गया था, सारा जगह के लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं एक रणनीति बनाया गया था कि ब्रिटिश को 7 समुद्र पार खेदेड़ना पड़ेगा। और उसमें जो आंदोलन हुआ, बहुत जोरदार आंदोलन हुआ, तो आदिवासी को जब आंदोलन करते थे उसका सीने में तीर लगता था और ब्रिटिश के पलटन को जो भगाया जाता था उसके पीठ में तीर लगता था। यानी कि आग की तरह लड़ाई लड़ते थे। इस लड़ाई लड़ते लड़ते भगनाडी से खेदेड़ते हुए पाकुड़ तक लाते हैं। पाकुड़ में रातों रात मार्टेलो टावर बनाता है और हर जगह बंदूक रखने का भुआस रखता था। लेकिन आदिवासियों ने धनुष गांव में एकत्रित होकर धनुष का पूजा करते हुए ब्रिटिश को पाल्टन के वहां तक पहुंच गए हैं। गोली के बौछार लगते हुए भी तरीका देखा गया कि गोली सीधा आता है, जहां गैप है उस गैप में झुंड के झुंड पहुंच गए और मार्टेलो टावर को कब्जा करके वहां जो 100 पाल्टन थे वहां के सारे लोगों को खत्म करते हुए एक आंदोलन व्यापक रूप से हुआ कि जब तक हम अपने जल, जंगल, जमीन, आजीविका और नील खेती से बचेंगे, धान की खेती करेंगे, तो हमको इसको भगाना पड़ेगा। और यही आंदोलन की शुरुआत हुआ था और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश को 7 समुद्र पार करने का सफल प्रयास हुआ। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के बैनर तले विद्युत बोर्ड कॉलोनी धनबाद में प्रदेश महामंत्री रामकृष्ण सिंह कार्यालय के सामने अकेले बैठकर धरना दिया। यूनियन के प्रदेश महामंत्री रामकृष्ण सिंह ने बताया कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड प्रबंधन मजदूर विरोधी हरकत कर रहा है और मांगों की उपेक्षा किया जा रहा है, जबकि सभी मांगे द्विपक्षीय समझौता पर आधारित है। पत्र प्रपत्र लिखा जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह तय है कि 6% ऊर्जा भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वह समझौता तक ही सीमित है, जबकि बिहार सरकार 2018 में ही दे चुका है। ओवर टाइम 10 साल से लंबित सीएमडी के लिखने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। नियम रहने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि विशेषज्ञ ने घोषणा की कि ऐसे हालात में प्रोविजनली लिफ्ट किया गया एवं 15 लाख रुपए अनुदान दिया। टाटा स्टील भी उदारता दिखाई, लेकिन निगम प्रबंधन चुप्पी साधे हुए, जबकि प्रबंधक अच्छी तरह से जानता है कि संक्रमित हो या असंक्रमित स्थानों पर जाकर ब्रेकडाउन फ्यूज कॉल अटेंड कर रहे हैं। कार्यालय में भी राजस्व वसूली वगैरह कर रहे हैं, जिसमें सीधा संपर्क होता। निगम में पदोन्नति बंद है।
राजस्व रसातल में चला गया। जहां करोड़ों रुपए राजस्व संग्रहण होता था, वहां 14 से 15 लाख संग्रहण हो रहा है। रीडिंग बंद है, बिलिंग बंद है। ऊर्जा मित्रों को 10 माह से वेतन नहीं दिया गया, जिससे उन्हें लेबर कोड का सहारा लेना पड़ा। इस दुर्गति का जिम्मेवारी प्रबंधन को लेना पड़ेगा और निजीकरण से बचने के लिए मजदूरों का आंदोलन का रास्ता प्यार करना पड़ेगा। सरकार एवं प्रबंधन को ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज से आंदोलन का संक्रांत कर रहे हैं। लॉकडाउन का फायदा उठाकर प्रबंधन मांगों की उपेक्षा कर रहे हैं। मिली हुई सुविधा छीन लिया, एरियर का भुगतान बंद है, लेकिन अब मजदूर चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए आज के आंदोलन का संक्रांत हो चुका है, जो जंगल की आग की तरह पूरे झारखंड में फैलेगा। प्रबंधन हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं रामकृष्ण सिंह ने वर्चुअल मीटिंग पूरे झारखंड के विद्युत सनम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं धरना स्थल से सिंधु कानू का नमन करते हुए हूल दिवस पर क्रांति की घोषणा करता हूं, जो मांगे नहीं मिलने तक जारी का वजह क्या है? जी, आज मैं बैठा हूं इसलिए कि लॉकडाउन का पूरा फायदा हमारे मैनेजमेंट ने उठाया। एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट हमसे करते रहा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं पत्र पर पत्र लिखते रहा और सब एग्रीमेंट है, उसमें जो क्या देना है नहीं देना है, लेकिन प्रबंधन उपेक्षा कर रहा है। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं है कि लॉकडाउन में ही हम लोग को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। फिर भी मैं लॉकडाउन के मद्देनजर मैं अकेले आज पूरा झारखंड का प्रतिनिधित्व करके आज मैं बैठा हूँ। 10% हाउस हमारा ऊर्जा भत्ता जो बिहार 2018 में ही दे दिया, लेकिन हम लोग को नहीं दिया गया। जब तक चेयरमैन से एग्रीमेंट हुआ था कि 300 करोड़ आप रेवेन्यू कर दीजिए, मैं दे दूंगा 403 करोड़ रेवेन्यू बिजली बोर्ड का, जो एक रिकॉर्ड है, के बावजूद भी वादा खिलाफी किया। धनबाद राजगंज में बड़ा हादसा, ओवरलोड बस खड़े ट्रक में टकराई, लगभग 50 यात्री घायल, 4 की स्थिति गंभीर। धनबाद SNMMCH में चल रहा इलाज, बिहार से बंगाल जा रही थी बस। धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र में LA सुबह GT रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 40 से 50 लोग घायल हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गौरतलब है कि राजगंज थाना क्षेत्र के GT रोड में पहले से खड़ी एक ट्रक में अनियंत्रित होकर बस ने पीछे से जोरदार ठोकर मारी, जिस कारण बस में सवार लगभग तमाम लोग घायल हो गए। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस में सीट की क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और ड्राइवर ने नींद के आगोश में आकर बस को पीछे से जोरदार ठोकर मार दी, जिस कारण लगभग 50 लोग घायल हो गए। यह बस छपरा बिहार से पश्चिम बंगाल कोलकाता जा रही थी। बस में सवार लगभग सभी यात्री मजदूर है, जो मजदूरी के लिए जा रहे थे। आपको बता दें, सड़क दुर्घटना इतनी भयावह थी कि लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लगभग आधे दर्जन एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। एम्बुलेंस चालकों ने भी तत्परता दिखाई और कई लोगों को मौत के मुंह में जाने से पहले अस्पताल पहुंचा दिया। घायलों की माने तो स्थानीय लोगों एवं पुलिस के सहयोग से बस में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में डाला गया। इस भीषण सड़क हादसे के बाद एक बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि कोरोना संक्रमण काल में बगैर सरकारी आदेश की इन परिस्थितियों में निजी ओवरलोडेड बसों का संचालन किया जा रहा था। जिला प्रशासन के लाख दावे के बाद भी कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के बुधवार को धज्जियां उड़ती दिखी। शहर के रेड क्रॉस भवन में जहां दर्जनों बुजुर्ग वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने के लिए पहुंचे थे, वहीं कर्मचारी व मेडिकल कर्मी नदारद दिखे, जिससे लोग काफी नाराज भी हुए। मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि वह लोग दूर दराज से कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने आए हुए हैं, परंतु सुबह से बैठने के बाद भी किसी कर्मी का अता पता नहीं है। ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान कितना सफल हो पाएगा, यह समझ से परे है। टीकाकरण के लिए आए थे, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ कर बुला करके यहाँ पर हम लोग को टीकाकरण नहीं किया जा रहा। सेकंड डोज वाले हम लोग वरिष्ठ नागरिक। क्या बोले जा रहा है यहाँ पर? क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कोई स्टाफ लोग का पता ही नहीं है। कोई स्टाफ नहीं है? कोई स्टाफ नहीं है। बैठे हुए थे, सोचे थे कि हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि वैक्सीन नहीं है, ये नहीं है। मतलब आप पब्लिक बोल रहा है, कर्मचारी नहीं है। पब्लिक बोला रहा है कि वैक्सीन खत्म। हाँ, पब्लिक बोल रहा है कि वैक्सीन खत्म है। कर्मचारी एक भी नहीं है। खाली यही सब जो है पब्लिक खड़ा है, बेचारा सब दूर दूर से आया जा रहा है। के लिए आए हैं हम, रेड क्रॉस सोसाइटी केंद्र पर रहे हैं, तब से आए हुए हैं। पता नहीं, किसी का भी पता नहीं। एम्बुलेंस के ड्राइवर लोग यहाँ पर है। अभी वही लोग कोई एक जगह फोन किया, बोला यहाँ पर वैक्सीन आज नहीं आएगा। आज यहाँ वैक्सीन खत्म है। हाँ, वैक्सीन जब आएगी बाहर से तब होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में 10 जुलाई को 1 दिवसीय नेशनल लोक अदालत आयोजन किया गया है, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। नेशनल लोक अदालत में पक्षकार ऑनलाइन या कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर भी उपस्थित हो सकते हैं। उपरोक्त बातें बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा ने कहा।
उन्होंने कहा कि अब तक 1600 मामले निपटारे के लिए चिन्हित किए गए हैं। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अदालत में मुकदमे के निष्पादन होने पर दोनों पक्षकारों के सम्मान की रक्षा होती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है। लोक अदालत में मुकदमे का निपटारा होने पर उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए लगातार विभिन्न विभागों के साथ ऑनलाइन बैठक की जा रही है। पक्षकारों को सुविधा देने के लिए विभागों द्वारा स्कीम भी लाया गया है, जिसमें जुर्माना की राशि में पक्षकारों को रियायत दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ डाक के अधिवक्ता, संबंधित विभाग के पदाधिकारी ऑनलाइन व फिजिकल शामिल होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने विवादों का निपटारा ई नेशनल लोक अदालत में कराए। न्यायाधीश शर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में बैंक, ऋण, बिजली, वन विभाग, मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, आपराधिक सुलह, नियम मामले, उत्पाद विभाग, वैवाहिक जीवन से संबंधित विभाग, उपभोक्ता विभाग, भूमि अधिग्रहण, न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा से संबंधित विवाद व अन्य सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जाए। 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बैंक ऋण से संबंधित मामले, बिजली से संबंधित मामले, रेलवे से संबंधित मामले, दीवानी मामले, मोटर एक्सीडेंट से संबंधित मामले और उनसे क्लेम से संबंधित मामले, 138 सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि चेक बाउंस से संबंधित मामले का केस उनको भी दिया जाएगा। जो क्रिमिनल मैटर्स जिसमें दोनों पार्टी की रजामंदी से सुलह हो सकता है उन मामलों को, और मैट्रिमोनियल केसेस जो वैवाहिक संबंधित मामले होते हैं उन मामलों को, उत्पाद एक्साइज से संबंधित मामले, वन विभाग से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले और मनरेगा से संबंधित मामले और अन्य सभी मामले जिसमें दोनों पार्टी अपनी रजामंदी से अपने केसेस को सुलह के आधार पर खत्म करना चाहते हैं, निष्पादन कराना चाहते हैं, वो 10 जुलाई पे आए और राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन हो रहा है इसका भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें जो भी मामलों का निष्पादन होगा दोनों पार्टियों की रजामंदी और सुलह के आधार पर होगा, जो कि ना कि किसी के अगेंस्ट में जाएगा ना किसी के फेवर में जाएगा। दोनों को इक्वली ट्रीट करके दोनों के फेवर में माना जाएगा उसको। एक तरफ जहां विकास की बड़ी बड़ी गाथाएं लिखी जा रही हैं, लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, मगर वहीं दूसरी ओर पोटका की जोड़ी पंचायत अंतर्गत सांबरसाई में 45 वर्षीय बेहुला सरदार अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जंग लड़ रही है। पास पड़ोस से मांग कर जीवन यापन कर शौचालय में रहकर किसी तरह जीवन गुजार रही है। पिछले 2-3 वर्ष पहले तेज आंधी से आवास का छप्पर उड़ जाने से प्लास्टिक डालकर किसी तरह जीवन यापन कर रही थी, मगर वह भी आसरा कुछ दिनों से लगातार बारिशें खत्म हो गया है। अब तो बस अपना जीवन को बचाने के लिए शौचालय के अंदर रहकर जीवन गुजार रही है। बेहुला सरदार दिव्यांग है, मगर अब तक स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिला, न राशन कार्ड, आवास, न पेंशन, आधार कार्ड, न वोटर कार्ड, किसी तरह की सरकारी सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच पाई। कारण भले जो भी रहा, मगर आज इन जरूरतों का बाट जो रही है। बेहुला हर नए लोगों के आने पर उत्सुकता से पूछती है, क्या मेरा राशन कार्ड, आवास, पेंशन नहीं मिलेगा? गांव के वार्ड मेंबर शिवचरण सरदार कहते हैं कि हम सबों ने मिलकर काफी प्रयास किया, मगर इनको किसी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया नहीं करा पाए, इसलिए अब मीडिया वाले को बुलाया ताकि इनका भला हो सके। बादल सरदार कहते हैं कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड बने आज 21 साल हो चुके हैं, मगर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। वहीं जयराम हांसदा कहते हैं कि कारण भले जो भी हो, मगर बेहुला सरदार को सरकार की मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि यह भी अपना जीवन यापन कर सके। इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इधर उधर मांग कर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इनका वास्तव में अभी रहने का फिलहाल घर नहीं है और न विषय में विकलांग है, ना सरकारी सुविधा कोई पेंशन वेंशन मिलता है और इसका कोई देखने वाला नहीं है। एक भाई था वो लापता है, इसके सिवा और कोई नहीं है। लेकिन सरकार क्यों नहीं इस पर नज़र डालती है? इसका ना राशन मिलता है ना पेंशन मिलता है, रहने को मजबूर है, जिसके चलते शौचालय में रह रही है। सरदार का परिस्थिति बहुत ही भयावह परिस्थिति है। अभी जो पहले से उसका जो घर है वो टूटा फूटा करीब 3 साल से टूटा है और हम लोग पंचायत लेवल से जांच पड़ताल किया तो हम लोग जांच पड़ताल में पाया कुछ इन लोग का रिकॉर्ड कुछ नहीं मिला, ना आधार कार्ड है, ना जमीन का रेशन कार्ड है, ना इसका जमीन का रायती रिकॉर्ड है। तो इसलिए हम लोग पंचायत लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम सरकार के रिक्वेस्ट करेंगे
कि इनका पेंशन होना मिलना चाहिए और रेशन कार्ड मिलना चाहिए और आधार कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी होना चाहिए और एक विशेष करके एक तो मकान अवश्य होना चाहिए। हम मांग करेंगे सरकार से कि आदिवासियों की ये हाल है और हम जितने भी विकास की गाथा हम गढ़ें ये बेबुनियाद गाथा है, निरर्थक गाथा है। सरकार से हमारा अपील है कम से कम गरीब जनता को देखे, जिनका रहने को घर नहीं है उनको कम से कम कल्याण करे। जमशेदपुर की रहने वाली तुलसी को ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए था स्मार्टफोन, तो वह हर दिन सुबह बागानों से चुने हुए आमों को स्ट्रेट माइल्स रोड के किनारे बेचा करती थी। एक मुंबई का खरीदार को जब यह पता चला कि लॉकडाउन के कारण 11 साल की तुलसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तब मुंबई के एक व्यापारी वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमेया हिते ने बच्ची के पढ़ाई के जुनून को देखकर इस बच्ची से 12 आम खरीदे और हर आम की कीमत दी 10,000 रुपए, यानी 12 आम की कीमत 1.20 लाख दिया। साथ ही साथ पूरे साल की पढ़ाई के लिए बच्ची का मोबाइल रिचार्ज करवा दिया। 13,000 की मोबाइल ली बच्ची ने और 80,000 का फिक्स डिपॉजिट किया घर वालों ने बच्ची के नाम से, ताकि उसके आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो सके। जमशेदपुर के स्ट्रेट माइल्स रोड के बंगला नंबर 45 के आउट हाउस में रहती है 11 साल की तुलसी, जो क्लास 5वीं में पढ़ती है। इन दिनों ऑनलाइन की पढ़ाई होती है हर जगह, इसलिए तुलसी को भी एक स्मार्टफोन की जरूरत थी। घर की माली हालत ठीक नहीं थी और तुलसी को पढ़ने का जुनून था, तो यह हर दिन अपने बंगलों के बगान से आम चुनकर रोड के किनारे बेचा करती थी। इसी दरमियान एक खरीदार को पता चला कि तुलसी की कहानी व्हाट्सएप पे लिखा, तो पढ़ने की जुनून ने इस लॉकडाउन में किस तरह से बच्ची को आम बेचने को मजबूर किया। वो आम बेचकर एक स्मार्टफोन खरीदना चाहती थी और उसके इस सपने को पूरा किया एक बिजनेसमैन ने जो मुंबई में रहते हैं। इसने इसके 12 आम 1.20 लाख देकर खरीद लिया। 12 आम की कीमत थी। इन्होंने लाखों में, आज तुलसी ने 13,000 की कीमत का एक स्मार्टफोन खरीदा है, जिससे वो काफी खुश है और बाकी के रकम को परिवार वालों ने उसके आगे की पढ़ाई के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब तुलसी सड़क के किनारे आम नहीं बेचती है और घर पर रहकर पढ़ाई करती है। लॉकडाउन में वो आम बेचते थे रोड में बैठ के, फिर जो उसको पढ़ाई का जरूरी था वो पढ़ने के लिए, बच्चा तो पढ़ेंगे लिखेंगे, जिद्दी में वो निकल गया वो कि नहीं हम जा रहे आम बेचने के लिए। फिर उसी में वो दिया बम्बई से उसको मोबाइल खरीद दिया, पैसा दिया, उसका अकाउंट में भेज दिया कि बच्चा और आगे कुछ बन के दिखाओ, पढ़ो लिखो अच्छे से रहो बोल के वो लोग खुश हुआ। वो लोग का जितना हम लोग को अच्छा लगा। पढ़ने का भी दिक्कत था और घर में राशन नहीं था, हम लोग भूखे रह जाते थे, कभी आम बिक्री नहीं होता था, तो उसीलिए आम बिक्री करते थे, तो हम लोग चावल उबल ला के खाते थे। हमको मोबाइल चाहिए था, मेरे लिए मोबाइल भी नहीं था पढ़ने के लिए, उसीलिए आम बेच रहे थे। कितना करके बिका तुम्हारा आम? हाँ, सर लोग खरीदे 10,000 एक आम का। कितना आम? 12 आम। ये सुविधा है नहीं ऑनलाइन एजुकेशन की, लेकिन तुलसी की एक बात बहुत अच्छी लगी हमें, जो उसकी जो जिद थी पढ़ने की, जिसके वजह से वो खुद कुछ करके पूंजी जमा कर रही थी। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उसकी हर आम 10,000 रुपये की पूंजी में हम लोग खरीदेंगे और ऐसे डजन पर आम हम लोगों ने लिए तुलसी से, और तुलसी को 1,20,000 रुपये की जमा पूंजी। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed. Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो
तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 907332 आज अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है हूल दिवस। सिंधु कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो सहित इस विद्रोह के नायकों व वीरों को प्रदेश कांग्रेस ने किया गया याद। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सरकार में शामिल कांग्रेस कोटों के मंत्री ने रांची के सिंधु कान्हू पार्क में लगी सिंधु कान्हू की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा सभी ने किया उन्हें याद। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक राजेश कच्छप और बंधु तिर्की ने सिंधु कान्हू की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा किया उन्हें याद। कहा, इन शहीदों की शहादत को कभी नहीं भूला जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह कहा जाता है, पर मैं तो कहता हूं कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला विद्रोह 1855 में हुआ था। तत्कालीन बंगाल रेसिडेंसी के खिलाफ संपूर्ण संथाल परगना के इलाके के भोगनाडी से विद्रोह का बिगुल हुल क्रांति के नायकों ने छेड़ा और ये लड़ाई आज भी जारी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि हूल क्रांति का ही परिणाम है कि संथाल परगना टिनेंसी एक्ट बना और आज भी आदिवासियों की जमीन की लूट जारी है और इसको बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से, तभी आदिवासियों की जमीन बचेगी। आपको बता दें कि इस दौरान आपदा नियमों की और सरकार के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। बात होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात को कहने का, रखने का, सुनने का, और सरकार का ये धर्म है, दायित्व है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार बनी है। लेकिन आज आप यदि याद करेंगे तो सिंधु कानून है, ऐसे तो कहा जाता है कि 1857 में इस देश में अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन छिड़ा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आंदोलन 1857 से भी 2 साल पहले छिड़ा था और 30 जुलाई को 1855 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी का राज था और उन लोगों ने दमनकारी नीति अपनाते हुए जो हमारे जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए और जो हमारे किसान और मजदूर थे जो मजदूरी करते थे, किसानी करते थे, उनके ज़मीन से जबरन लगान वसूलने का जो काम किया और लगान वसूलने के लिए जिस हथकंडों को उपाय किया और उसके चलते जो हमारा आदिवासी समाज विशेष करके जो संथाल परगना का इलाका है जो यहाँ से लेकर भागलपुर तक जुड़ता था उस समय, तो वहाँ पर जो है इन लोगों से 50 से लेकर 500% जो है टैक्स लिया जाता था और जब महाजनों से ये उधार लेते थे तो महाजनों का भी प्रकोप का सामना करना पड़ा और इसके कारण 400 गाँव के ग्रामीणों ने 400 गाँव के ग्रामीण इकट्ठा हुए भोगनाडी में 50,000 की संख्या में और उलगुलान हुआ। उलगुलान करके इस ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध में संकनाद हुआ और आप जानते हैं कि ये लड़ाई आज भी, मैं ये कहूँगा कि ये लड़ाई आज भी निरंतर जारी है। मन करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने इस माटी के लिए अपना बलिदान दिया और आज खास करके झारखंड प्रदेश और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, अगर उस रास्ता पे नहीं चलेगा तो आने वाले दिनों में झारखंड प्रदेश का जो सपना है वो अधूरा सा लगेगा। बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बात हैं, चाहे उनके परिवार का मामला हो, चाहे उनके प्रदेश का मामला हो, इन बिंदुओं पे शहीदों के सम्मान में निश्चित तौर से एक नियमावली तैयार होनी चाहिए। हम याद करना चाहेंगे, आप लोगों को भी याद होगा, TNT स्पेशल एक्ट में संशोधन लाया गया था पिछली सरकार के द्वारा। कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं हुई कांग्रेस के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा भी जो विपक्ष में थे उस समय, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया और कानून इनको सरकार को, रघुवर दास की सरकार को झुकना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा और आज सिद्ध हो गया वह बिल जो विधानसभा से पारित हो चुका था। तो हमारे लिए आदरणीय है, अस्मरणीय है सिंधु कान्हू, उसको हम याद करते हैं। शहीद हमारे लिए, हमारे कौज के लिए शहीद हुए थे
आने वाले समय के लिए शहीद हुए थे। कोई व्यक्तिगत उनका नहीं था, आने वाले समय के लिए पूरे झारखंड के लिए उन्होंने आदत दी थी। मुख्यमंत्री जी खुद उस क्षेत्र से आते हैं और अलग जगह आए हुए हैं। जो भी मांगे हैं, जो जायज है, वो सब इसमें जिस तरह चुनौतियां सामने आ रही है, इन वीरों के बलिदान से हमें सीखना पड़ेगा। फिर से एक बार देश में वैसी शक्तियों को फाड़ फेंकने के लिए इन महानायकों का मेरा क्रांतिकारी सलाम के साथ मैं कहना चाहूँगी कि नई पीढ़ी जिन्होंने ये महापुरुषों ने जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा, जमीन के लिए लड़ाई लड़ा और अपने को कुर्बानी दिया, और ऐसे में आज के नए पीढ़ी को भी जमीन को बचाने के लिए चिंता करनी चाहिए, ना कि दलालों के साथ मिलकर के जमीन को बेचने का काम ना करें। लोगों को जमीन कैसे बचे, इस पर एकजुट होकर का संकल्प लेने की जरूरत है। कोल्हान के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम में डॉक्टरों की दृढ़ इच्छा शक्ति से बरहमाइश का एक युवक को एक नई जिंदगी प्रदान की है। वैसे तो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमेशा ही किसी न किसी विवाद के कारण चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार एक 25 वर्षीय युवक को डॉक्टरों के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नई जिंदगी मिलने से चर्चा में है। जी हां, डॉक्टरों के 8 सदस्यीय टीम ने यह कर दिखाया। बरहमाइन सिंधु कानू बस्ती के रहने वाले 25 वर्षीय भोलू कुमार 30 मई को बाइक स्किड कर जाने के कारण उसका एक पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसे परिवार वालों ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। 1 महीने तक अस्पताल में इलाज होता रहा, लेकिन घुटने से नीचे का हिस्सा डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। स्थिति यह हो गई थी कि उसे बचाने के लिए उसका एक पैर काटना पड़ सकता था या फिर उसे किसी बड़े निजी अस्पताल में रेफर करना पड़ता, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होने के कारण इसमें वे असमर्थ थे। इधर डॉक्टर ने भी भोलू को एक नई जिंदगी देने के लिए मेडिकल बेस्ट फ्लैप तकनीक से इलाज करने की ठानी। यूनिट चीफ डॉक्टर AK वर्णवाल, डॉक्टर वाई संगा, डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर अभिजीत सहित 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें निजी अस्पताल से प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विवेक गोस्वामी को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। डॉक्टरों की दृढ़ इच्छा शक्ति से घंटों ऑपरेशन के बाद इसमें सफलता पाई। पेडिकल बेस्ट फ्लैप ऐसा तकनीक है जो शरीर के वैसे हिस्से जो पूरी तरह से खराब हो चुका है, उस हिस्सा को हटाकर शरीर के दूसरे स्थान से कुछ हिस्सा निकालकर वहां परिवर्तित किया जाता है। वैसे इस तकनीकी से इलाज करना निजी अस्पतालों में लाखों का खर्च आता है, लेकिन एमजीएम अस्पताल में यह पूरा ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। डॉक्टरों का दावा है कि घायल भोलू 1 महीने के अंदर बिना किसी कठिनाई के पूर्व की तरह चल फिर सकता है। डॉक्टरों का यह भी मानना है कि इस तरह का ऑपरेशन एमजीएम अस्पताल में पहली बार हुआ है। वहीं डॉक्टर विवेक गोस्वामी का कहना है कि उनकी शुरू से एक ख्वाहिश थी कि किसी सरकारी अस्पताल में इस तरह का ऑपरेशन कर किसी को जिंदगी दे सके। फिलहाल यह भी गौर करने वाली बात है कि झारखंड में नई सरकार बने 2 वर्ष हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग कोल्हान के इस विवादित सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में इस 25 वर्षीय युवक को डॉक्टर द्वारा नई जिंदगी देने से आम लोगों में सरकारी अस्पताल के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। इधर गोलू कुमार की मां इस ऑपरेशन से काफी खुश है। उनका कहना है कि डॉक्टर के कारण आज उनका बेटा को नई जिंदगी मिली है, वह फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जी। गाड़ी लेके आ रहा था भाई, गिरीश था, गिरीश में चक्का स्लिप होके लड़ पटरी में जाके लग गया। कहाँ पर हुआ थे? और कैरिज वाला पटक नहीं है। कब हुआ था? 30 तारीख को। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद में लड़का लोग जैसे भी सामान के कपड़ा बांध के बाइक लेके घर आ गए। घर आने के बाद हम बोलता माँ मेरे को बहुत जोर एक्सीडेंट हुआ बोलते। 30 तारीख को यहाँ लेके एडवांस किया होता है। हम मेरा पास तो गरीब आदमी ने, लड़का एक ही कमाने वाला है, एक लड़की है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुफ्त में इलाज हुई है, फ्री इलाज हुआ है, तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जवान लड़की को छोड़ के हम कहाँ जाएगा रांची। जी सर, ये जो ऑपरेशन हो रहा है किस तरह से इसको किया जाएगा? ये क्या तकनीक है और क्या पहला बार ये हो रही है? ये जो बच्चा है ये टोटल हील लॉस हम लोग बोलते हैं। एक्सीडेंट के बाद टोटल हील लॉस हुई बच्चे को, जो जिसके चलते पूरी मांस चली गई थी हील के ऊपर, और जो एड़ी होती है उसके ऊपर कोई भी मांस नहीं था, जिसके चलते बच्चे के पैर को काटने की जरूरत पड़ सकती है अगर हम लोग उसको एक फ्लैप कवरेज ना दें। तो इस बच्चे को मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, डॉक्टर सांगा सर और डॉक्टर शशिकांत सुमन ने, हम लोगों के बीच में जब बात हुई तो हम लोगों ने ये चीज़ किया, एक प्लान किया कि हम लोग ये फ्लैप कवरेज क्यों ना एमजीएम हॉस्पिटल में ही करें, जो कि कॉमनली इस जहाँ पर आज तक अभी तक नहीं हुआ, जैसा मुझे बताया गया। तो इस विधि में हम लोगों ने एक परफोरेटर बेस्ड फ्लैप होती है, पेरोनियल आर्टरी होती है, उसके परफोरेटर पे बेस्ड फ्लैप होती है, उसको हम लोग रिवर्स सूरल आर्टरी फ्लैप बोलते हैं।
उसको हम लोगों ने उठाकर लगभग 16 सेंटीमीटर बटा 14 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था और जो एड़ी है उसकी हड्डियां खुली हुई थी, वो खराब थी, वो उसको पूरा हम लोगों ने ढका है, जिसके चलते बच्चे का पैर कटने की अब नौबत खत्म हो चुकी है। बच्चे का पैर बच गया है और बच्चा 14 से 17 दिन के अंदर वो बच्चा अपने पैरों पे आराम से खड़ा हो सकता है। ये एक पेशेंट हमारे यहाँ डॉक्टर के बनवाल सर के यहाँ एडमिट है, जिनका 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था और हिल में इंजरी हुई थी और हिल का मांस जो है वो सड़ गया था चोट लगने की वजह से, और वहाँ की जो हड्डी थी वो पूरी तरह से बाहर खुली हुई थी और जिसको बिना फ्लैप के नहीं बनाया जा सकता था। तो बिना फ्लैप के हो सकता था वो पैर सड़ जाए, तो ये सर्जरी जो है वो फ्लैप उस पर चढ़ाया गया है। 2 हफ्ते लगेंगे इसमें। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी और भाजपा नेता विकास सिंह ने बुधवार को एमजीएम अस्पताल पहुंचकर अधीक्षक व उपाधीक्षक से खराब पड़ी सीटी स्कैन व इको मशीन के संबंध में चर्चा की। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में लगभग 1.5 वर्षों से सीटी स्कैन एवं इको मशीन खराब है, जिसके कारण आए दिन आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। वहीं एमजीएम अस्पताल के अगल बगल में डायग्नोसिस सेंटर खुल गए हैं और लोगों को मजबूरन प्राइवेट में सीटी स्कैन कराकर भारी रकम चुकाना पड़ रहा है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी एवं भाजपा नेता विकास सिंह एमजीएम अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार एवं उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं आम लोगों को हो रही पीड़ा को देखते हुए भाजपा नेता विकास सिंह ने अपनी निजी अकाउंट से 10,000 रूपये की अग्रिम राशि एमजीएम अस्पताल के नाम से देते हुए कहा कि अगर मशीन बनाने में आपके बताए अनुसार 10 लाख रुपए का खर्च आता है तो हम यह रकम 1 सप्ताह के अंदर शहर के लोगों से भिक्षाटन कर अवश्य लाकर देंगे उसके, लेकिन मशीन बनाना आप सुनिश्चित करें। वहीं अधीक्षक ने राशि लेने से इनकार कर दिया और भरोसा दिलाया कि हम जल्द से जल्द मशीन का निर्माण करवा देंगे। अधीक्षक ने बताया कि सरकार ने मेडिसिटी नामक एजेंसी को एएमसी दिया था, लेकिन सरकार ने मेडिसिटी नामक एजेंसी को हटा दिया है, मगर बदले में किसी एजेंसी को एमसी नहीं दिया है, जिसके कारण मशीन बनने में असुविधा हो रही। चेक के बारे में मैं नहीं जानता। आपने लिया चेक? नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया? मैं सरकारी पद्धति से बंधा हुआ हूँ। मतलब क्या बनाने का लिए दे रहे थे पैसा ये 10,000 चेक? सीटी मशीन बनाने के लिए। तो क्या कितने सालों से खराब है, कब तक ये बनेगी, क्या है ये? सीटी मशीन विगत 7-8 महीने से खराब है। अच्छा, परेशानी काफी हो रही है लोगों को, गरीब लोग कहाँ जाए, तो इसके लिए आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए मैंने मतलब न्यू टेंडर भी निकाला है जेम के थ्रू, जेम पोर्टल में न्यू टेंडर निकाला है। पुराने मशीन बनवाने के लिए भी जिसकी मशीन है उनको मैंने लेटर लिखा हूँ, उसके बाद आपके सामने अभी बात दिया। देखिए, पिछले लगभग 1.5 साल से झारखंड के सबसे बड़े अस्पतालों में से शामिल एमजीएम अस्पताल की जो कुव्यवस्था है उसकी एक ताज़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं, सीटी स्कैन जैसे, एको जैसी सुविधाएं हैं, वो भी यहाँ लोगों को मैसर नहीं, और गरीब लोगों को यहाँ प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ एक इनकी जो साठगांठ है, यहाँ पर दलाल घूमते हैं, वो गरीब लोगों को यहाँ पर ले जाकर यहाँ से और बड़ी कीमतों में वहाँ पर सीटी स्कैन कराते हैं। ये एक रैकेट चल रहा है। 1.5 साल से एक सीटी स्कैन मशीन इनसे मरम्मत नहीं हो पा रही है, और जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी का ये गृह इलाका है, तो आप झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। हम लोगों ने इस शर्मनाक स्थिति को देखते हुए इस बेशर्म सरकार को आईना दिखाने के लिए अपने स्तर से भी 10,000 रुपए का चेक वहां प्रपोज किया देने को, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम पैसे देने को तैयार हैं। शहर में अगर भीख मांगने की भी जरूरत पड़े, हम भिक्षाटन करके लोगों के दरवाजे जाकर पैसे उठाएंगे, और आपके लिए जितने भी पैसे लगेंगे इस मशीन को मरम्मत करने में, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हम देने को तैयार हैं। लेकिन गरीब लोगों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है राज्य सरकार। गरीब लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल करके यहाँ पर अपनी बाजार जो बनाए हुए हैं कुछ लोगों ने, इस विषय को निश्चित रूप से गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सचिव महोदय अपने स्तर से पहल करेंगे और यहाँ सीटी स्कैन की मशीन बनेगी। अगर नहीं बनी तो हम फिर सड़क पर निश्चित रूप से राजधानी रांची में शादी के मंडप से दुल्हन उठी और शादी से ही इनकार कर दिया। दुल्हन के मंडप से उठने के साथ ही बाराती में हड़कंप मच गई। वहीं दुल्हन पक्ष के लोग भी सन्न रह गए। वहीं शादी न होने के कारण बाराती पक्ष के लोग दुल्हन के ही द्वार पर धरने पर बैठ गए। दूल्हे और बारातियों का कहना है कि या तो दुल्हन शादी कर साथ चले या फिर शादी पर उन्होंने जो खर्च किया उसका हर्जाना लड़की पक्ष चुकाए।
रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के मौसी बाड़ी इलाके में एक अजीबोगरीब घटना हुई, जिसमें ठीक सिंदूरदान से पहले भरे मंडप में दुल्हन ने शादी से इनकार कर हलचल मचा दी। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के शादी से इनकार करने के बाद लड़के वाले शादी में हुए खर्च की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। रांची के मांडर इलाके के रहने वाले विनोद लोहरा की शादी रांची के धुरवा के मौसी बाड़ी में रहने वाली चंदा लोहरा के साथ हुई थी। 29 जून को विनोद बारात लेकर चंदा के घर पहुंचा। शादी की सभी रस्में शुरू की गई, वरमाला भी हो गई, 7 फेरे भी चंदा और विनोद ने ले लिया। लेकिन जैसे ही सिंदूरदान की बारी आई, दुल्हन चंदा अचानक मंडप से उठकर चली गई। दुल्हन के अचानक मंडप से उठ जाने की वजह से हड़कंप मच गई। दुल्हन ने अपने माँ बाप से दुल्हन ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि वह शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि उसे लड़का पसंद नहीं है। मामले को लेकर लड़की के पिता जगदीश लोहरा का कहना है कि लड़की शादी को तैयार नहीं और लड़के पक्ष के लोग शादी में हुए खर्च पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन अचानक क्या हुआ लड़की को, जो कि इसके नहीं हम करेंगे शादी कहकर घर में घुस गए। तो मतलब वजह नहीं पता चल रहा है? वजह पता चलता तो क्या दिक्कत है। आप कौन हुए? आप कौन हुए उनके? लड़की पिताजी हैं। लड़की के पिताजी। क्या नाम है? उस पर रहना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग भी लंगा हो गया पैसा पड़ेगा फिलहाल है नहीं। मां मनसा स्वीट्स अच्छी क्वालिटी की मिठाइयों के लिए है प्रसिद्ध। यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पहचान हमारी क्वालिटी। सभी प्रकार की पार्टियों में मिठाइयों के लिए संपर्क करें मां मनसा स्वीट्स। हमारा पता प्रमथ नगर मेन रोड, पशुडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 8210300625 और 8084702240।